प्रोडक्शन मैनेजमेंट के पिछले वीडियो में आपने देखा था ब्रेक इवन चार्ट के बारे में। तो ब्रेक इवन चार्ट आपने पूरा देख लिया था। इसके बारे में हमने आपको ये सब बता दिया था कि इसमें टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल सेल्स क्या होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कब प्रॉफिट होता है, कब इसमें लॉस होता है। ये सब हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं, जिसके बेस पे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन सबको देखेंगे। उसके आगे हम ये भी देखेंगे कि जो ब्रेक इवन चार्ट होता है उससे क्या लाभ होती हैं, क्या इसकी हानियाँ हैं। फिर लास्ट टॉपिक इसमें देखा जाएगा गैंट चार्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, इसके बाद आपका यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। ठीक, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, कुछ पॉइंट हमने माना था। लेट अस कंसीडर कुछ पॉइंट्स हमें माना था कि अगर कैपिटल एफ आए तो अब फिक्स्ड कास्ट होगी, रुपीज़ में होगी, एक्स आए तो ये क्या होगा, सबका हमने यहाँ पर नामकरण किया था। ओके, तो इसी के बेस पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूला आएगा, अगर कहीं पर पूछा जाएगा आपसे टोटल कास्ट क्या होता है। ओके, तो टोटल कास्ट क्या होता है तो आप लोग सीधे लिखेंगे यहाँ पे टोटल कास्ट इज इक्वल टू, टोटल कास्ट हमने आपको पिछले वीडियो में भी डायग्राम के माध्यम से समझाया था। जो टोटल कास्ट होती है वो किसके बराबर होती है, वह फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट के बराबर होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख लीजिए, पीछे आपको दिखा देते हैं टोटल कास्ट। जो आपका टोटल कास्ट है यहाँ पे, जो आपका ये आपका वेरिएबल कास्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका वेरिएबल कास्ट है और ये आपका फिक्स्ड कास्ट है। तो इन दोनों को जब हम मिक्स कर लेंगे, तो आपका यहाँ पे बन के आएगा क्या, यहाँ पे बन के आएगा आपका टोटल कास्ट। तो इसका नामकरण भी हमने किया था, आपको समझाया भी था। सो आप लोग पीछे वाला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। ओके, तो टोटल कास्ट इक्वल टू आपका जो फार्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा फिक्स्ड कास्ट। ध्यान से नोट कीजिएगा, फिक्स्ड कास्ट प्लस क्या आएगा, प्लस आपका आएगा वेरिएबल कास्ट। ठीक, बी सी लिख दे रहे हैं। ठीक, तो फिक्स्ड कास्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। ये मतलब हो जाएगा एफ प्लस वेरिएबल कास्ट को, वेरिएबल कास्ट यानी आपका क्या है, वेरिएबल कास्ट स्मॉल वी है, स्मॉल वी। तो ये क्या है, टोटल वेरिएबल कास्ट हमें देखना है, फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट, अर्थात स्मॉल वी इंटू कैपिटल एक्स, यानी एफ प्लस स्मॉल वी इंटू कैपिटल एक्स अगर कहीं पे आता है तो यह आपका होता है टोटल कास्ट। तो ये आपका एक कौन सा फार्मूला हो गया, ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया। टोटल कास्ट इक्वल टू हो जाएगा एफ प्लस वी इंटू एक्स, जहाँ एफ जो है आपका फिक्स्ड कास्ट है एंड वी इंटू एक्स जो है वह आपका टोटल वेरिएबल कास्ट है। ओके, इसी के बाद अगर हम आपके सेकेंड फार्मूले की बात करें तो सेकेंड फार्मूला जो बन के आएगा उसको हम बताते हैं आपका क्या बन के आएगा। सेकेंड फार्मूला जो भी आपका आएगा उसको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। सेकेंड फार्मूले की अगर बात करें तो आपका टोटल सेल्स, ठीक, आपका सेकेंड फार्मूला बन के आएगा टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स इक्वल टू क्या होगा, टोटल सेल्स इक्वल टू क्या होगा, आपका यहाँ पे लिखा गया है कैपिटल एस इक्वल टू टोटल सेलिंग कास्ट या टोटल सेल्स या रिवेन्यू, जिसे स्मॉल एस इंटू एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल एस इंटू कैपिटल एक्स, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका टोटल सेल्स हो जाएगा। ओके, आप लोग इसे इस प्रकार से एक प्रकार से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टोटल सेल्स और टोटल कास्ट से आपका एक फार्मूला और बन के आएगा, ठीक, जिसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्स, अर्थात कितनी यूनिट आपकी प्रोड्यूस की गई है। तो आप लोग टोटल सेल्स एंड टोटल कास्ट का फार्मूला नोट कर चुके होंगे। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड, मतलब कि कितने यूनिट आपकी प्रोड्यूस की जाएगी। अगर वह पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि मान लीजिए आपका टोटल सेल्स दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने यूनिट यानी कितनी मात्रा में आपके प्रोडक्ट उत्पादित किए गए हैं, कितने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया गया है, ये कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालेंगे कैपिटल एक्स से। तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपने टोटल सेल्स एंड टोटल कास्ट को निकाल लिया। अगर टोटल सेल्स निकालना रहे तो इसका एक फार्मूला और आपके सामने बनकर आएगा, टोटल सेल्स इक्वल टू हो सकता है आपका टोटल कास्ट, टी सी लिख देते हैं हम इसे, प्लस कर सकते हैं प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट, टोटल सेल्स इक्वल टू होता है टोटल कास्ट प्लस प्रॉफिट। तो टोटल कास्ट क्या था आपका, टोटल कास्ट आपका क्या बन के आया था, टोटल कास्ट आपका बन के आया था कैपिटल एफ प्लस वी इंटू कैपिटल एक्स। ओके, प्लस प्रॉफिट को पी से करेंगे और टोटल सेल्स क्या था, टोटल सेल्स आपका था एस इंटू कैपिटल एक्स, यही तो बन के आया था। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम करेंगे
एस इंटू कैपिटल एक्स माइनस ये जो वी एक्स है, वी इंटू एक्स है, इसको इस तरफ लाएंगे तो स्मॉल वी इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, बराबर आपका उधर क्या बचेगा, उधर आपका एफ प्लस बी पी आपका बचा रहेगा। यहाँ से कैपिटल एक्स को हम कॉमन ले लेंगे तो एस माइनस बी बच जाएगा अपॉन इक्वल में आपका एफ प्लस पी बच जाएगा। अब टोटल यूनिट कितनी आपकी प्रोड्यूस की गई है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। ओके, टोटल यूनिट कितनी प्रोड्यूस की गई है उसे कैपिटल एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एफ प्लस पी टोटल अपॉन बाई कितना आ जाएगा एस माइनस वी। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि कितने यूनिट आपका प्रोडक्शन किया जा चुका है, इसको हम निकाल सकते हैं कैपिटल एक्स से। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू आपका मेन फार्मूला जो बन के आया है वो आया है एफ प्लस पी अपॉन एस माइनस वी। तो इस फार्मूले को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देखिए किस प्रकार से फार्मूले का हमने डेरिवेशन किया हुआ है। ओके, अब इसके बाद आपका एक और पूछा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपका दो टाइप से निकाला जाएगा, एक निकाला जाएगा एक्स पे, एक्स का मतलब क्या है टोटल यूनिट कितनी प्रोड्यूस की गई है, और एक निकाला जाएगा बीईपी सेल्स पे मतलब कितनी बेची जा चुकी है। तो इसको हम निकालते हैं। तो ब्रेक इवन जो चार्ट है इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आप पूछा जा सकता है कि ब्रेक इवन चार्ट होता क्या है, इसके अंतर्गत कुछ डिफिनेशंस पूछ लीजिएगा, जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, और फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट आखिर क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं BEP। क्या लिख सकते हैं, BEP मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमने आपको पहले ही बताया था जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल सेल्स है टोटल कॉस्ट के बराबर रहे। मतलब यहाँ पे ना तो आपका लाभ हो रहा होता है ना तो आपका हानि हो रहा होता है। मतलब प्रॉफिट यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, शून्य होता है। मतलब 5 रुपये का आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है उसे 5 रुपये में ही आपने बेचा है, तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट से हम बोल सकते हैं। ओके, और हमने आपको डायग्राम में भी बताया था, यहाँ पे आपका जो डायग्राम था यही आपका देखिए ब्रेक इवन पॉइंट है, यही आपका क्या था, यही आपका ब्रेक इवन पॉइंट था। मतलब यह एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे प्रोडक्ट को बेचने पर ना तो आपको लाभ होता है ना ही आपको हानि होता है, मतलब प्रॉफिट एकदम जीरो होता है। अगर यही ब्रेक इवन पॉइंट के अगर नीचे आप लोग मान लीजिए 5 रुपये का है, अगर इसे 4 में बेच रहे हैं तो आप किस में जाएंगे, आप यहाँ पे देखिए लॉस में जाएंगे। अगर इसके ऊपर जा रहे हैं तो आप इस क्या करेंगे, प्रॉफिट में जाएंगे। तो ये सब हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से समझाया है, बताया है, लिखाया भी है। सो आप लोग पिछला वीडियो देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते रहिए। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हम देख रहे हैं, तो हमने बता दिया इस पॉइंट पे ना तो आपका लाभ होता है ना हानि होता है। इसी वजह से हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है, मान लीजिए अब एक दो प्रोडक्ट तो कंपनी में बनेंगे नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, तो वहाँ पे किस प्रकार लाभ हानि होता है इन सब का चेकिंग जो है ब्रेक इवन एनालिसिस के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए ये हो गया बीईपी। तो बीईपी हमने आपको दो प्रकार से बताया, एक एक्स के लिए निकाला जाएगा मतलब कि टोटल यूनिट कितनी प्रोड्यूस की गई है, एक सेल्स मतलब कितनी बेची गई है, दोनों पॉइंट पे आपका निकाला जाएगा। जैसा कि फिगर में आप लोग यहाँ देख रहे हैं बीईपी सेल्स एंड बीईपी एक्स। ओके, निकालते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बीईपी एक्स पे निकालें, बीईपी एक्स को मतलब कितनी यूनिट प्रोड्यूस की गई है, तो हम यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको जीरो लेकर चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो आपका कितना लेकर चल रहे हैं, वो आपका जीरो लेके हम चल रहे हैं, प्रॉफिट एकदम जीरो लेके चल रहे हैं। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है बीईपी जो आपका एक्स पे होगा मतलब टोटल यूनिट प्रोड्यूस के माध्यम से, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा एफ अपॉन एस माइनस वी। ये आपका जो आएगा ये रहेगा आपका यूनिट में। ओके, ध्यान से इन सबको नोट डाउन कीजिएगा, ये होगा यूनिट में। इसको आप लोग ध्यान से नोट डाउन करते चलिए, ये सब डायरेक्ट फार्मूले निकाले गए हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है। यहीं पे अगर हम थोड़ा और आगे नेक्स्ट की बात करें, अगर एक नोट डाउन कीजिएगा नोट्स, अगर जो आपका वी है, जो आपका स्मॉल वी है, स्मॉल जो वी है वह अगर आपका बड़ा हो जाएगा स्मॉल एस से, ठीक, अगर यह स्मॉल वी जो है स्मॉल एस से बड़ा हो जाएगा तो आपका लॉस होगा।
आपके प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे उसके बेचने पे आपको लॉस होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्मॉल वी क्या है। तो स्मॉल वी आपके यहाँ लिखा गया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या लिखा गया है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। स्मॉल एस जो है वह सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट है। ओके, तो जब भी स्मॉल वी आपकी स्मॉल एस से बड़ा होगा तो आपका लॉस होगा। तो इस कंडीशन में जो भी प्रोडक्ट आपके बेचे जाएंगे उसका जो मेन फार्मूला निकल कर आएगा वो आएगा आपका BEP। यहाँ पे आप लोग नीचे लिखेंगे सेल्स, मतलब आप लोग अब इसको बेच रहे हैं। तो ये जो बनकर आएगा यह आपका आ जाएगा पहले जो आपने यूनिट प्रोड्यूस किया है, मतलब BPX इंटू आपका जो कैपिटल एस है। कैपिटल एस क्या है इसको भी ध्यान देने वाली बात है। तो कैपिटल एस देखिए यहाँ साइड में छिप गया है जो कि है टोटल सेलिंग कॉस्ट या टोटल सेल्स है। ओके, तो जो इसका फार्मूला होता है स्मॉल एस इंटू एक्स, इसको हम रखेंगे। ओके, तो थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पे BPX जो आया है वो है आपका एफ अपॉन एस माइनस वी। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे एफ अपॉन एस माइनस वी। ओके, ठीक, इंटू आप लोग यहाँ यस को यस ही रहने दीजिए। यह आपका किस में आएगा? यह आपका जो फार्मूला बन के आएगा BEP सेल्स का, यह आपका आएगा किस में? यह आपका आएगा रुपीज़ में, क्योंकि आप बेच रहे हैं प्रोडक्ट, आप लोग बना नहीं रहे हैं। जब बनाते हैं तो यूनिट में, बेचते हैं तो रुपीज़ में। तो ये आपका BEP सेल्स निकल गया और ये आपका BPX मतलब टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड आपने कितना किया, ये आपका फार्मूला यहाँ से निकल कर आया। तो इन दोनों फार्मूले को भी आप लोग अच्छे प्रकार से नोट डाउन जरूर करिए। अब यहाँ पे आपका ब्रेक इवन एनालिसिस के अंतर्गत या ब्रेक इवन चार्ट के अंतर्गत आपका एक और डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगा जो कि है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि आपका यहाँ पे थीटा दिख रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे जो आपका थीटा दिख रहा है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब यहाँ पे ये इसलिए दिया रहता है कि अगर थीटा का मान लीजिए घट रहा है, ठीक, या थीटा का मान लीजिए बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट के लॉस या हानि होने की क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इन सबको देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। तो यह एक एंगल होता है या एक कोण होता है जो कि टोटल सेल्स लाइन, ठीक, जो कि आपका टोटल सेल्स लाइन। तो टोटल सेल्स लाइन आपकी कौन सी है? टोटल सेल्स लाइन आपकी ये है। ठीक, यह एक एंगल होता है या एक कोण होता है जो कि टोटल सेल्स लाइन और आपकी टोटल कॉस्ट लाइन के बीच में बनता है। ओके, टोटल सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन आपकी यहाँ पे जा रही हैं और यह एंगल जो है आपका यहाँ पे बीच में आपका बन रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर यह एंगल आपका बड़ा रहेगा, अगर यह एंगल आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मान लीजिए धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया है, बढ़ता जाएगा, जितना ही बड़ा यह एंगल होता जाएगा उतने ही अच्छी प्रकार से आपका प्रॉफिट में, एक तो जो भी प्रोडक्ट आपका है उसमें प्रॉफिट होगा और वर्किंग कंडीशन जो है वो भी अच्छी होती जाएगी। कम होगा यह एंगल, अगर जितना ही कम होता जाएगा आपकी प्रॉफिट उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए यह एंगल धीरे धीरे आपका यही पॉइंट है, ठीक, आपका टोटल सोर्स लाइन मान लीजिए यहाँ से गई, तो देख लीजिए आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। लेकिन अगर एंगल बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे देखिए बढ़ेगा, तो इतना आपका प्रॉफिट और होगा, और बढ़ेगा तो और प्रॉफिट, मतलब ये एंगल बढ़ता जाएगा तो आपका वर्किंग कंडीशन जो है प्रोडक्ट का वो अच्छा रहेगा और प्रॉफिट भी आपको अधिक मिलेगा। तो यह आपका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप लोग लिख सकते हैं इट इज़ एंगल बिटवीन द टोटल सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन, मतलब टोटल सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग बोलते हैं, या आपतन कोण इसे बोल सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट आता है प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो मतलब लाभ या आयतन अनुपात क्या होता है, इसको समझते हैं। इसे आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए, इसे आप लिख सकते हैं P/V रेशियो भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P/V रेशियो भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका P/V रेशियो मतलब जो होता है ये क्या करता है, आपका प्रॉफिट और जितने आपके प्रोडक्ट आपके बनाए जा रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट आपका उत्पादन किया जा रहा है उनके बीच के रिलेशन को यह बताता है। मतलब ये देखता है कि अगर हम सेल्स कर रहे हैं, अगर हम बिक्री कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, इन सबको हम मापन करते हैं। प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रॉफिट और वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब कितने प्रोडक्ट की आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट का आप लोग उत्पादन कर रहे हैं, इन दोनों के बीच के
रिलेशन को बताता है पी बाई वी रेशियो। और ये भी मेजर करता है कि आप सेल्स के दौरान कितना प्रॉफिट आप लोग अर्जित कर पा रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है या हानि हो रहा है, लेकिन यह प्रॉफिट को ओनली मेजर करेगा। ओके, तो आप लोग फार्मूला लिख सकते हैं पी बाई वी रेशियो इक्वल टू, आप लोग सीधे लिखिएगा पी बाई वी रेशियो इज इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हैं टोटल सेल्स। क्या लिखेंगे, पी बाई वी रेशियो इक्वल टू, आप लोग फार्मूला बनाएंगे टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट। क्या लिखेंगे, टोटल पी सी मतलब टोटल वेरिएबल कास्ट अपॉन आप लोग लिखेंगे टोटल सेल्स। क्या लिखेंगे आप लोग, टोटल सेल्स। तो इसका आप लोग पता होगा ही क्या होता है। टोटल सेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और टोटल सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। तो यह आपका होता है फार्मूला पी बाई पी रेशियो। ओके, पी बाई पी रेशियो। अब आपका यहाँ पे जो एस माइनस वी है, एस माइनस वी है, इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोल सकते हैं, मतलब सी एम अपॉन एस। तो सी एम इक्वल टू आपका एक फार्मूला निकल के आता है जो कि आपको पढ़ना नहीं है इसमें, इसे आप लोग एस माइनस वी को बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। आप लोग अगर यहीं तक छोड़ देते हैं तो भी आपका फार्मूला सही है, ठीक। लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू आपका एक फार्मूला होता है एफ प्लस पी अपॉन एस, ठीक। एस तो पहले से है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू एफ प्लस पी आपका एक फार्मूला होता है। अगर आपको यहाँ तक छोड़ देते हैं तब भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था आपका प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। तो इसको भी आपने समझ लिया। प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो जो होता है वह रिलेशन प्रदर्शित करता है, रिलेशन बताता है प्रॉफिट और वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बीच को, और यह मेजर करता है कि सेल्स के दौरान कितनी आपकी प्रॉफिट हो रही है, इसको यह मेजर भी करता है। ओके, तो आपका पी बाई वी रेशियो भी हमने बता दिया। अब आगे आपका आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये क्या होता है, इसको समझते हैं। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इसके ब्रेक इवन एनालिसिस वाले में कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो आप लोग फिगर को एक बार देखिए, यहाँ पे जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इस चार्ट को देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम समझेंगे इसमें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ लिखा गया है सेल्स के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे लिखा गया है प्रोडक्शन के लिए। तो जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है ये क्या करता है, यह BEP मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या है, यही तो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट और क्या, और आपका जो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्टन जो भी प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, यही तो है वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ भी है और आपका वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन नीचे भी है, और आपका यहाँ पे ये भी है, ठीक। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, उसी को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। मतलब जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट और उत्पादन किया जा रहा है प्रोडक्ट के जो बीच की दूरी होती है, यही आपका ब्रेक इवन पॉइंट है और यही आपका वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसी को तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलेंगे। तो इसी को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट आपका यहाँ है, तो यह लाइन आपकी नीचे आएगी। वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यहाँ है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे आप लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये किस लिए है, ये आपका प्रोडक्शन के लिए, और ये आपका मास ये सेल्स के लिए है। ओके, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी समझ में आया होगा। तो इसका फार्मूला होता है, उसको भी हम आपको बताते हैं। तो आप लोग पहले ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा डिफिनेशन कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है ब्रेक इवन पॉइंट तथा वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बीच की दूरी होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे MOS, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपका सेल्स के लिए है, सेल्स के लिए फार्मूला निकाला भी जाएगा, ये आपका सेल्स के लिए है। इक्वल टू आप क्या हो जाएगा, सेल्स आपका हो जाएगा सेल्स एक्स मतलब कितना प्रोडक्ट किया गया है, माइनस इनके बीच की दूरी यानी ब्रेक इवन पॉइंट के बीच की दूरी, सेल्स इंटू BEP। ओके, तो एस के लिए आपका क्या था, एस के लिए आपका था S इंटू एक्स था। टोटल सेल्स जो आपका क्या है, आपका यहाँ पे S इंटू एक्स है, माइनस करेंगे सेल्स इंटू ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपने निकाला था F अपॉन S माइनस V, सेल्स है, ठीक। तो इंटू आपका यहाँ पे स्मॉल s कर दिया जाएगा। ओके, अब आगे थोड़ा और फार्मूला आप लोग निकालेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे स्मॉल s को कॉमन ले लीजिए, आपका यहाँ बचेगा कैपिटल X माइनस F अपॉन स्मॉल s माइनस स्मॉल v, इतना आ जाएगा आपका। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लीजिए, गुणा भाग जो कुछ भी करना हो थोड़ा और कर लीजिए।
थोड़ा और जब आप लोग करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आप लोग कर सकते हैं एस। ओके, यस आपका हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एस माइनस वी इंटू एक्स माइनस एफ, ओके, अपॉन टोटल कर लेंगे क्या, एस माइनस वी, मतलब यहाँ एस माइनस वी को हमने एलसीएम के रूप में ले लिया है। तो आपका यह निकल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला। ओके, तो इसको भी आप लोग अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लीजिएगा। इस बेस पे भी ये सब अगर देखिए, अगर आपका ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में पूछता है तो इतना सब कुछ आप लोग करेंगे तभी आपको नंबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप चार्ट बना देंगे वहीं से आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, नंबर आपके काट दिए जाएंगे। इसलिए आप लोग पूरा चार्ट सहित अच्छी प्रकार से ज़रूर बनाइएगा। ओके, तो आपका ये हो गया क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ आके आपको हम बताएंगे यूज एंड एडवांटेज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो आपको बताया था हमने, सबसे पहला है कि इसमें ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। इन सबकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हम ब्रेक इवन चार्ट का यूज करते हैं। ओके, सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करने के लिए भी हम ब्रेक इवन चार्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसका मतलब क्या होता है, हमने आपको फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताया था। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होता है उसके कितने यूनिट प्रोड्यूस्ड किए गए, इन सबको ज्ञात करने के लिए भी आप ब्रेक इवन चार्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है निर्धारित बजट की बिक्री का लक्ष्य स्थापित करने में, मतलब कि आपका जो भी बजट रहे, आपको मान लीजिए एक दिन में 5,000 प्रोडक्ट आपको बेचने हैं, तो ये सब निर्धारित करने के लिए भी आपको ब्रेक इवन चार्ट का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है कि बिक्री की वह आवश्यक मात्रा ज्ञात करना जिससे उचित लाभ प्राप्त हो तथा प्रोडक्ट की उचित मूल्य भी निर्धारित हो सके। देखिए, फर्स्ट बात यह है कि इसमें प्रॉफिट तो जीरो के बराबर होता है, तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस मकसद से या इस इच्छा से बनाते हैं कि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने और जो भी प्रोडक्ट का आपका अच्छा मूल्य रहे उन सबको निर्धारित करने के लिए भी आपके ब्रेक इवन चार्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों की आमदनी की तुलना करने में भी ब्रेक इवन चार्ट का यूज किया जाता है। जैसे कि व्यवसाय बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे व्यवसायों से कंपेयर करके इसकी क्या कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की रखी जाए, इन सब की तुलना भी आप लोग कर सकते हैं ब्रेक इवन चार्ट के माध्यम से। सो गाइस, ये था आपका ब्रेक इवन चार्ट, ठीक, या आप बोल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। सो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। आगे आपका एक चार्ट इसमें और पढ़ना है, जिसे पढ़ाते हैं, जिसे बोलते हैं हम गैंट चार्ट। आपको गैंट चार्ट का एक फिगर दिख रहा होगा। ओके, तो इस फिगर को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। सिंपल फिगर है, बस लाइन ही लाइन खींचना है इसमें। तो गैंट चार्ट क्या होता है, देखिए, गैंट चार्ट एक टाइम स्केल पर बनाया हुआ चार्ट होता है। टाइम स्केल का मतलब इसमें ये है कि इसमें कोई एक निश्चित टाइम रहता है, ठीक, कि कोई कार्य प्रारंभ आज हुआ तो 5 दिन बाद समाप्त होगा। कोई काम अभी प्रारंभ हुआ ही नहीं है, कोई कार्य प्रारंभ होकर अभी चल रहा है, कोई कार्य प्रारंभ होकर ख़त्म भी हो गया है। तो एक टाइम स्केल के माध्यम से इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इसे तब बनाते हैं जब किसी भी क्रिया के या किसी भी ऑपरेशन के विभिन्न कार्यों के समय स्केल पर प्रगति को दिखाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि फोरमैन्स होते हैं आपके, ये सब चेकिंग करते हैं, निरीक्षणकर्ता होते हैं, आप लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उन लोगों को मान लीजिए आपका कोई काम आपने ले लिया है कि हम इसे 15 दिन में पूरा कर लेंगे, तो इसकी चेकिंग की जाती है। तो वह एक गैंट चार्ट बनाया जाता है, उसमें स्केलिंग की जाती है, ठीक। तो जब जो अधिकारी आते हैं चेक करने, तो आप इस स्केल के माध्यम से आप बता सकते हैं गैंट चार्ट के माध्यम से कि देखिए अभी इतना कार्य आपका पूरा हुआ है। ओके, तो समय स्केल पर प्रगति को दिखाने की भी आवश्यकता होती है। तो अधिकारी लोग आपका देख के चले जाते हैं और आपको कुछ होता भी नहीं है। इस चार्ट पर वांछित कार्य गति एवं वास्तविक रूप से प्राप्त कार्य गति को किसी भी समय दिखाया जा सकता है। इसमें यही है कि आपने कोई भी कार्य, जैसे होता नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं तो रोज़ रोज़ तो मजदूर नहीं काम कर सकते हैं, लेकिन एक का ले लिया जाता है टेंडर के रूप में, उसे पास करा लिया जाता है और एक निर्धारित समय दे दिया जाता है कि 10 महीने 5 महीने के अंदर आपका ये बिल्डिंग पूरा तैयार हो जाएगा, एकदम पूरी तरह मेंटेन हो जाएगा। तो जो बड़े लेबर्स होते हैं या जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े मालिक आपके वहाँ के रहते हैं, वो डेली आते हैं, चेक करते हैं,
तो काम आपका कैसा हो रहा है, या मान लीजिए 15 से 20 हज़ार आपके प्रोडक्ट बनाने हैं तो उन सब की भी स्केलिंग की जाती है कि आप इसे 1 महीने में पूरा कर लेंगे, 1 दिन में पूरा कर लेंगे। तो रोज़ रोज़ जब अधिकारी चेक करने आएंगे तो आपको यह दिखाना रहता है, तो आप गैंट चार्ट के माध्यम से ही इन सबको दिखा सकते हैं। ओके, और रिजल्ट पूरा रहता है वो आपका डेली का डेली उसमें चढ़ता रहता है। तो आपको यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा, एक गैंट चार्ट का फिगर है आपका। ओके, ये आपका टाइम कितना दिन लग रहा है, ये आपका कार्य की संख्या है, जैसे 4 लोग यहाँ काम अपना मिलके कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक ब्लैक गाढ़ा लाइन दिख रहा होगा, एक हल्का लाइन दिख रहा होगा। ठीक, हल्का लाइन दिख रही है तो इसमें देखना है। यहाँ पे कैपिटल ए का काम क्या है। ठीक, यहाँ पे हम 5 दिन के काम को लेके चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम 5 दिन के काम को लेके चल रहे हैं। तो कैपिटल ए का जो काम है, जो देखिए यहाँ पे आपका एक हॉलो लाइन है। ठीक, आपको यहाँ पे एक हॉलो लाइन दिख रहा है, एक आपका ब्लैक गाढ़ा लाइन। हॉलो लाइन का मतलब यह है कि आपको इतने दिन का काम दिया गया है, 5 दिन को छोड़िए, आपने इतने दिन का काम आपको दिया गया है। ठीक, देखिए जैसे कि ये आपका देखिए टोटल हालो है। टोटल हालो का मतलब ये है कि यह काम आपका अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और टोटल ब्लैक का मतलब यह है कि कार आपका हो रहा है या हो चुका है। तो आप देखेंगे जो आपका ये हालो लाइन दिख रहा है, एक हालो लाइन दिख रहा है और उतना ही बराबर आपका एक काला लाइन दिख रहा है, ब्लैक लाइन दिख रहा है। तो दोनों जब सेम पोजीशन पे हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपका कार्य टाइम के अनुसार ही समाप्त हो चुका है। मान लीजिए आपको 3 दिन का काम मिला था, 3 दिन में आपने अपना टोटल काम कंप्लीट भी कर लिया है। वहीं पे अगर हम बी की बात करें, ठीक, ये देखिए आपका यहाँ इतना काम मिला था, इतने दिन में आपने अपना पूरा भी कर लिया। बी की बात करें तो बी को भी उतने दिन तक काम मिला है, बी को इतने दिन तक काम मिला है कि यहाँ तक इसको काम मिला है, लेकिन बी जो है अभी अपना काम पूरा नहीं कर पाया है, वह अपना काम अभी पूरा कर रहा है। इसको इतना दिन अभी और काम करना है, इतना दिन इसको अभी और काम करना है। वहीं पे अगर हम सी की बात करें तो सी को इतना काम मिला है, इसने अभी अपना काम प्रारंभ ही नहीं किया है। तो क्या अगर वाणिज्य अधिकारी चेक करने आएंगे, ए से पूछेंगे तो ए वाला बोलेगा मेरा काम पूरा हो गया, बी से पूछेंगे वो बोलेगा मेरा 2-3 दिन और लगेगा, सी बोलेगा कि अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, मैं अपना काम कर लूँगा। वहीं पे डी की बात करें तो डी देखिए, डी क्या है, वह अपना काम जो है कुछ देर से प्रारंभ किया था फिर छोड़ दिया था। ओके, मतलब ये यहाँ से इसको यहाँ तक करना था, मतलब कुछ काम किया फिर छोड़ दिया। ओके, मतलब यह काम को करेगा, अभी कर रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं किया है, करके यह काम को छोड़ दिया, इसलिए आगे भी थोड़ा डैश इसमें ओपन है। तो आपको समझ में आया होगा कि गैंट चार्ट का आखिर मतलब क्या होता है, ये सब क्यों आखिर इसका यूज हम करते हैं बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में। तो ये था आपका टोटल गैंट चार्ट जो कि हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ गैंट चार्ट, जो गैंट चार्ट है इसका उद्देश्य क्या है। तो गैंट चार्ट द्वारा हम किसी भी टास्क की या किसी भी कार्य की अवधि तथा उसके क्रम का अध्ययन करते हैं। कोई भी कार्य आपको दिया गया है वह कितने दिन में पूरा होगा, इन सब के बारे में आप गैंट चार्ट के माध्यम से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है गैंट चार्ट का जो उद्देश्य है वह संपूर्ण समय रेखा का निर्धारण करना होता है कि आज आपने कितना काम किया है, कल कितना किया था, आगे कितना करेंगे, जिससे किसी प्रोजेक्ट की समय अवधि का भी निर्धारण आपका हो जाता है कि इतना टाइम आपने क्या किया, काम क्यों नहीं किया, इन सब का भी पता गैंट चार्ट के माध्यम से ही किया जा सकता है। एडवांटेज ऑफ गैंट चार्ट, गैंट चार्ट के लाभ क्या हैं, इन सबको छोटे छोटे लाइन्स हैं पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दें जो भी आपका PDF नोट्स है आपको मिल रहा है, आप लोग मैसेज कर लीजिएगा 99 19 87 52 53 99 19 87 52 पर व्हाट्सअप मैसेज करके PDF नोट्स ले लीजिएगा। PDF नोट्स जो हैं वो पेड हैं के, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको सारे मैकेनिकल ब्रांच के जो भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट का प्राइस आपको वहाँ पे आपके व्हाट्सअप मैसेज पे दे दिया जाएगा जब आप मैसेज करेंगे तो। ओके, तो एडवांटेज ऑफ गैंट चार्ट, इसका मतलब ये होता है कि इसके द्वारा आपके कार्यों का जो शेड्यूल है वह आपका आसान हो जाता है कि एक शेड्यूलिंग के माध्यम से आप अपना कार्य कर सकते हैं। टास्क को आसानी से समझा भी जा सकता है, आज कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। यह प्रोजेक्ट की गति को
गति प्राप्त कराने में भी सहायक होता है। कोई काम में हो रहा है, इससे पता चला कि 5 दिन में करना है और आपको लग रहा है कि यह 10 दिन लेगा टाइम, तो जब पहले दिन अधिकारी चेक करने आएगा तो बताएगा कि आपको आज 5 की बजाय 7 प्रोडक्ट बनाना चाहिए था, तो आपको मोटिवेट करेगा, जिससे आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और जो भी आपका प्रोजेक्ट है वह टाइम से समाप्त हो जाएगा। इससे आपको गति भी मिल जाएगी। डिसएडवांटेज भी हैं कुछ इसके, जैसे कि यदि प्रोजेक्ट में अनेक क्रियाएं एक साथ हो रही हों तो गैंट चार्ट को बनाना अत्यंत जटिल हो जाता है। जैसे कि होता नहीं है कि अगर एक ही फैक्ट्री में बहुत सारे काम, आपके ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपिंग, ये सब बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो ऐसे वर्क को गैंट चार्ट पे आप आसानी से नहीं बना सकते। बनेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। सेकंड है, यह चार्ट कोई ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करता कि वास्तव में क्या कार्य पूर्ण हुआ है और क्या अभी शेष है। देखिए, जब आप जाएंगे प्रोडक्ट को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना प्रोडक्ट आपका बना है, कितना नहीं बना है। गैंट चार्ट को सीधे तो बनाया नहीं जा सकता, बिना देखे आप इसे बनाएंगे नहीं कि प्रोडक्ट बनाए कि नहीं, तो इसे आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। इसके द्वारा ये भी नहीं पता कर सकते कितना कार्य पूर्ण हुआ है, कितना अभी शेष है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बने रहते हैं। अब मान लीजिए लॉट मतलब इसमें अनगिनत संख्या में प्रोडक्ट होते हैं, इसमें एक ही प्रोडक्ट का आप लोग जांच कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट तो आप लोग है नहीं कि सभी प्रोडक्ट का आप लोग निकाल के जांच करें ये प्रोडक्ट सही है। 100 में 1-2 पीस जो हैं आपके ख़राब भी हो सकते हैं। तो वही कुछ कारण इसका भी है गैंट चार्ट का, कि सभी का आप अवलोकन नहीं कर सकते हैं कि कितना कार्य बचा है, कितना कार्य हो चुका है। बड़े प्रोजेक्ट जिसमें जटिल गतिविधियों की एक बड़ी संख्या हो, उसके लिए यह चार्ट उपयोगी नहीं रहता। कि जो भी आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ बनाए जाते हैं वहाँ पे गैंट चार्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपका एंड हो जाता है। चैप्टर सेकेंड आपका स्टार्ट जल्द ही किया जाएगा। पहले आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, मोटिवेट नहीं हो बन पाता है, इसलिए वीडियो भी टाइम से नहीं आ पाती हैं। और नोट्स में थोड़ा हम बिजी हो गए थे पीडीएफ नोट्स को लेकर, जो कि हमने प्रोवाइड भी कर दिया है। सभी पीडीएफ नोट्स पेड हैं, सो आप लोग जल्दी से परचेज कर लीजिए, ओके। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी प्रकार से ज़रूर करिए।